प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्राचीन भारत के जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं, ये विषय है मौर्य वंश। प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य ने मगध में लंबे समय तक शासन किया। मगध साम्राज्य के अंतर्गत इससे पूर्व में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि किस तरह से हर्यक वंश और शिशुनाग वंश तथा नंद वंश के शासकों ने यहाँ पर शासन किया। मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व धनानंद की हत्या करके चाणक्य की सहायता से शासन सत्ता प्राप्त की और मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। इस मौर्य साम्राज्य की जानकारी की क्या क्या स्रोत हैं, इसकी जानकारी हमें किन किन माध्यमों से मिलती है, इनकी चर्चा हम विस्तार से करेंगे। साथ ही मौर्य वंश में किन किन शासकों ने शासन किया, इसके बारे में भी आप लोगों को विस्तार से बताया जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक जैसे महान शासक इस वंश में हुए हैं। मौर्य साम्राज्य प्राचीन भारत का पहला राजवंश था जिसने भारत को एक राष्ट्रीय राज्य के रूप में स्थापित किया। भारत में राजनीतिक एकता स्थापित हुई मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत। भारतीय इतिहास का तिथि क्रम निर्धारण मौर्य वंश से ही प्रारंभ हुआ। इससे पूर्व का जो इतिहास है वो हमें साहित्यिक स्रोतों के माध्यम से मिलता है, पुरातात्विक स्रोतों के माध्यम से मिलता है, पर ये कहा जाता है कि मौर्य साम्राज्य से पूर्व जितना भी इतिहास है वो पौराणिक इतिहास है। मौर्य साम्राज्य के साथ ही अब तिथिक्रम की जानकारी हमें मिली तो ऐतिहासिक ज्ञान हमें मौर्य वंश से मिलना शुरू हुआ। मौर्य साम्राज्य की तीसरी जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो ये है कि भारत को पहली बार अपनी राष्ट्रीय सीमाएं मिली। हिंदू कुश से लेकर दक्षिण तक संपूर्ण भारत पर अपना राजनीतिक आधिपत्य स्थापित करने के पश्चात मौर्य शासकों ने यहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित की। चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम शासक था जिसने चाणक्य या विष्णुगुप्त, जिसे हम कौटिल्य भी कहते हैं, जिसने अर्थशास्त्र की रचना की है, इसके सहयोग से इसने अंतिम नंद शासक धनानंद का अंत किया और भारत में मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। इससे पूर्व आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, 326 ईसा पूर्व सिकंदर जो यूनानी आक्रांता था, इसने भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर आक्रमण किया था। व्यास नदी तक अपनी सीमाओं का विस्तार करने के पश्चात सिकंदर ने जब भारत के अंदर प्रवेश करने का प्रयास किया तो स्वयं उसके सैनिक, सेनानायक इन सभी ने हाथ खड़े कर दिए और सिकंदर का भारत पर आधिपत्य स्थापित करने का स्वप्न दीवा स्वप्न बनकर रह गया। 323 ईसा पूर्व अकस्मात रूप से सिकंदर की मृत्यु हो गई और इसके पश्चात इसका भारतीय जो साम्राज्य था, जो पंजाब तक फैला हुआ था, सिंध पंजाब क्षेत्रों पर यूनानी सेनानायक शासन कर रहे थे, इनके मध्य आपस में विवाद शुरू हुआ। 323 ईसा पूर्व की बेबीलोन संधि और 321 ईसा पूर्व की जो ट्रिपलिडिस संधि है, इन दो संधियों के माध्यम से ये स्पष्ट होता है कि सिकंदर की मृत्यु के पश्चात 321 ईसा पूर्व तक इन पश्चिमोत्तर क्षेत्रों पर यूनानियों का प्रभाव देखा गया। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य के सहयोग से इन यूनानियों को पराजित किया और पंजाब तथा सिंध का जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। चाणक्य के सहयोग से ही उसने मगध शासक धनानंद को पराजित किया और मगध पर भी अपनी सत्ता स्थापित की। स्पष्टतः चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व भारत का शासक बन गया और 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक उसने भारत पर शासन किया। भारत का पहला शासक था जिसने भारत की राष्ट्रीय सीमाएं निर्धारित की, भारत को राजनीतिक एकता प्रदान की, भारत को प्रशासनिक सूत्र में आबद्ध किया और इस तरह से राजनीतिक एकता, सामाजिक और सांस्कृतिक एकता स्थापित करके
एक नवीन साम्राज्य की स्थापना करके अपने आने वाले भावी उत्तराधिकारी को एक सुदृढ़ शासन व्यवस्था उसने प्रदान की और इसमें सहयोग किया उसके गुरु चाणक्य ने। इसके पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है, परंतु सर्वप्रथम हम देखें कि मौर्य साम्राज्य की जानकारी हमें किन किन स्रोतों से मिलती है। सर्वप्रथम हम चर्चा करें साहित्यिक स्रोतों की, तो ब्राह्मण साहित्य में पुराणों पर जो टीका लिखी हुई है, जैसे विष्णु पुराण पर जो टीका लिखी है श्रीधर स्वामी ने, विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस की रचना की इसी तरह मुद्रा राक्षस पर भी टीका की गई थी ढूंढीराज द्वारा। इससे सोमदेव की कथा सरित सागर से, क्षेमेंद्र की बृहद कथा मंजरी से तथा पतंजलि के महाभाष्य से, कल्हन की राजतरंगिणी से, इन साहित्यिक स्रोतों से हमें जो ब्राह्मण साहित्य है, जो हिंदू धर्म के साहित्य हैं, इनसे तो हमें जानकारी मिलती ही है। साथ ही बौद्ध और जो जैन ग्रंथ हैं, जैसे बौद्ध ग्रंथ दीपवंश, महावंश टीका है, महाबोधि वंश है, मिलिंद पन्नु है, और इसके अलावा जैन ग्रंथों में हम नाम ले भद्रबाहु के कल्पसूत्र की, हेमचंद्र के परिशिष्ट पर्व की। इस तरह से हम देखें तो ये जो साहित्यिक स्रोत हैं, इन साहित्यिक स्रोतों से हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। इसी तरह हम पुरातात्विक स्रोतों की यदि चर्चा करें तो मौर्य शासक अशोक पहला व्यक्ति था जिसने ईरानी शासक दारा से प्रभावित होकर भारत में अभिलेख उत्कीर्ण करवाने की परंपरा शुरू की थी। सर्वप्रथम 1750 ईस्वी में टिफिन थेलर ने अशोक के अभिलेखों का पता लगाया था और 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने इनको पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। अशोक के अभिलेख जो ब्राह्मी, खरोष्ठी और अरामाइक लिपियों में है, संपूर्ण भारतवर्ष से हमें मिले हैं। इन अभिलेखों से जो स्तंभ लेख है, शिलालेख है, गुहा लेख है, इनसे इसके अलावा जो शक शासक था रुद्रदामन, इसके जूनागढ़ अभिलेख से, मौर्य वंश के चांदी और तांबे के जो आहत या पंचमार्क सिक्के हमें खुदाई से मिले हैं, मौर्यकालीन सिक्के, इनसे भी, तथा जो काले रंग के मृदभांड हमें मिले हैं इनसे, तथा कुम्भहार, बुलंदी बाग आदि स्थानों से जो महलों के अवशेष हमें मिले हैं, तत्कालीन खुदाई में जो पुरातात्विक सामग्री हमें मिली है, इनसे भी हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। मौर्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने में सहायता मिलती है। इसी के साथ जो विदेशी साक्ष्य हैं हमारे, सिकंदर से पहले जो आए, सिकंदर के साथ जो आए और सिकंदर के बाद जो विदेशी यात्री यूनानी भारत में आए हैं, उनकी रचनाओं से भी हमें मौर्य साम्राज्य की, मौर्य इतिहास की जानकारी मिलती है। जैसे स्ट्रेबो, कर्टियस, डियोडोरस, नियार्कस, ऑनेसिक्रेट्स, एरिस्टोब्यूलस और सबसे महत्वपूर्ण है मेगस ने, जिसने अपने इंडिका में भारतीय मौर्य इतिहास की जानकारी हमें दी है। इसी तरह हम देखें तो ये मौर्य साम्राज्य की जानकारी हमें साहित्यिक, पुरातात्विक और विदेशी यात्रियों के वर्णन से मिलती है। अब हम चर्चा करेंगे कि ये मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य जिसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, आखिर ये मौर्य थे कौन? ये ब्राह्मण थे, ये क्षत्रिय थे, ये शूद्र थे, आखिर थे कौन? तो इसको लेकर इतिहासकारों में, विद्वानों में काफ़ी विवाद है। तो सर्वप्रथम हम देखें तो स्पूनर ने मौर्यों को पारसिक जाति का घोषित करने का प्रयास किया है, परंतु इस मत को भी नकार दिया गया है। ब्राह्मण साहित्य जितना भी है वो मौर्य को शूद्र मानता है, और इस ब्राह्मण साहित्य में हम नाम ले सकते हैं पुराणों पर जो टीका लिखी है श्रीधर स्वामी ने, विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस है, मुद्रा राक्षस पर ढूंढीराज ने जो टीका करी है, इससे कथा सरित सागर से, इन सभी में मौर्यों को शूद्र साबित करने का प्रयास किया है। जबकि बौद्ध और जैन जो ग्रंथ हैं ये, और जितने भी विदेशी साक्ष्य हमें मिले हैं, ये मौर्यों को क्षत्रिय मानते हैं। पुरातात्विक सामग्री भी और विदेशी वृत्तांत भी मौर्यों को क्षत्रिय मानते हैं। साथ ही कौटिल्य ने जिस अर्थशास्त्र की रचना करी, ये भी
मौर्यों को क्षत्रिय घोषित करता है। कुल मिलाकर हम कह देंगे कि मौर्यों के इतिहास को लेकर हमें स्पष्टतः जानकारी नहीं मिलती, परंतु कौटिल्य या विष्णुगुप्त या चाणक्य, जिसने अर्थशास्त्र की रचना की, जिसने नंद वंश के विनाश की शपथ खाई थी, वो किसी क्षत्रिय को ही भारतीय साम्राज्य की गद्दी पर बिठाता, भारतीय शासक बनाता, और उसने बहुत ही सूझबूझ से इस छोटे से बालक चंद्रगुप्त को सैन्य शिक्षा दीक्षा देकर, सैन्य प्रशिक्षण देकर धनानंद के खिलाफ तैयार किया, और इसने अपने पराजय का, अपने अपमान का बदला लेने के लिए चंद्रगुप्त को बाल्यकाल से ही दीक्षित किया। और यही कारण है कि आने वाले समय में 322 ईसा पूर्व इसने मगध शासक धनानंद को चाणक्य के सहयोग से पराजित किया और नंद वंश के स्थान पर भारत में मौर्य वंश की सत्ता स्थापित की। चंद्रगुप्त मौर्य, जिसके अनेक नाम हमें देखने को मिलते हैं, विदेशी जो यात्री हैं स्ट्रेबो, एरियन, जस्टिन, ये चंद्रगुप्त को सेंट्रोकोटस कहकर संबोधित करते हैं, जबकि एपियन और प्लूटार्क इनको एंट्रोकोटस के नाम से संबोधित करते हैं। फिलार्कस चंद्रगुप्त को सेंट्रोकॉप्टस कहता है। तो हम देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के अलग अलग नाम हैं। कुछ भी नाम हो, परंतु चंद्रगुप्त ने नंद वंश का विनाश करके, यवनों की शक्ति का अंत करके भारत में निर्विवाद रूप से अपनी सत्ता स्थापित की, मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। और ये साम्राज्य हम देखें तो पहला ऐसा साम्राज्य था, पहला ऐसा राजवंश था जिसने संपूर्ण भारत पर अपना राजनीतिक आधिपत्य स्थापित किया था। उत्तर में हिंदू कुश से लेकर पूर्व में बंगाल तक और हिमालय से लेकर दक्षिण में कर्नाटक, मैसूर तक इस राज्य की सीमाएं फैली हुई थी, जिसमें पश्चिम में काठियावाड़, गुजरात और ईरान तक की सीमाएं इसमें शामिल थी। हम देखें तो चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में यूनानी शासक सेल्यूकस के साथ भी संघर्ष किया था। इस संघर्ष में उसने सेल्यूकस को पराजित किया था। दोनों पक्षों के मध्य संधि हुई थी और सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित होकर एरिया, अराकोसिया, गैड्रोसिया और पारोपनिस्जाई के जो क्षेत्र हैं, अर्थात हेरात, कांधार, काबुल और बलूचिस्तान का जो क्षेत्र है, ये चंद्रगुप्त को दिया था। साथ ही इस संबंध को स्थायी बनाए रखने के लिए उसने अपनी पुत्री हिलना का विवाह भी चंद्रगुप्त के साथ किया था और चंद्रगुप्त मौर्य ने इसके बदले 500 हाथी सेल्यूकस को गिफ्ट में दिए थे, क्योंकि यूनानियों ने पहली बार युद्ध में हाथी सेना के महत्व को भी समझा था। दोनों के मध्य इस युद्ध की जानकारी हमें एपियानस से मिलती है। इसने दक्षिण भारत पर भी सफलता प्राप्त की थी। इस तरह से हम देखें तो इसका साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान या फारस से लेकर पूर्व में बंगाल तक और उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक या मैसूर तक फैला हुआ था। सौराष्ट्र पर भी, पश्चिमी भारत पर भी चंद्रगुप्त मौर्य के आधिपत्य की जानकारी हमें मिलती है जूनागढ़ अभिलेख से। यहाँ का सौराष्ट्र का जो गवर्नर था पुष्यगुप्त, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का गवर्नर था, उसने यहाँ पर सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। और ये सुदर्शन झील प्राचीन भारत में इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है कि मौर्य शासकों के समय से लेकर गुप्त शासकों के समय तक, शक शासकों तक ये सुदर्शन झील पश्चिम भारत में सिंचाई का एक महत्वपूर्ण स्रोत बनी हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य के धर्म की यदि हम चर्चा करें तो ये कहा जाता है कि प्रारंभ में चाणक्य के प्रभाव से ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, हिंदू धर्म में आस्था रखता था, यज्ञ आदि करता था, परंतु बाद में जैन विद्वान या जैन संत भद्रभाव से ये प्रभावित हुआ। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में इसने जैन धर्म स्वीकार कर लिया। जीवन के अंतिम दिन इसने श्रवण बेलगोला, जो कि मैसूर में है, यहाँ पर व्यतीत किए और यहाँ पर उपवास द्वारा अपने शरीर का त्याग किया। इस तरह से 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य ने एक सशक्त शासक के रूप में भारत पर शासन किया। यह महत्वाकांक्षी था, वीर था और इसने अपनी सूझबूझ, कूटनीति, सैन्य क्षमता और दक्षता से भारत पर अपना शासन स्थापित किया। अपने समकालीन
यवन शक्ति को पराजित किया। साथ ही नंद वंश की सत्ता का अंत करके भारत में लंबे समय तक शासन किया और मौर्य वंश की सत्ता स्थापित करके इसने आने वाले समय में अपने उत्तराधिकारियों को एक सुदृढ़ शासन व्यवस्था स्थापित करके दी। आने वाले समय में बिंदुसार और अशोक इसके उत्तराधिकारी हुए, जिसकी चर्चा हम विस्तार से करेंगे आगे अध्याय में।